हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। रनवे क्लासेस में आपका पुनः दोबारा से स्वागत है। चलिए, जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि हम संविधान की क्लासेस यहाँ पर अटेंड करवा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारे हमारे अधिकार कितने 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 प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने अ, कानूनी अधिकार की चर्चा की थी। उसके बाद में फिर मैंने मूल अधिकार की चर्चा की थी। ठीक है, मूल अधिकारों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से मैंने आपको बताया था। अब चलिए, हम आगे के पार्ट में हम मौलिक अधिकारों का इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए, इसका प्रथम पहला पॉइंट आता है ब्रिटेन से। देखिए क्या होता है ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन में सन 1215 ईस्वी को वहाँ की जनता ने राजा किंग जॉन से कहा कि कि हे राजा, आपका हमारे ऊपर पूरा पूरा अधिकार है, परंतु हमारा तुम्हारे ऊपर क्या अधिकार है। ये वहाँ की जनता ने ब्रिटेन के राजा किंग जॉन से सवाल किया था। तो राजा इसका जवाब देते हैं। क्या कहते हैं राजा, देखिए ब्रिटेन के राजा ने क्या कहा। राजा ने जनता से कहा कि आपका हमारे ऊपर पूरा पूरा अधिकार है। इसलिए राजा ने जनता को एक लिखित दस्तावेज दिया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी कि वहाँ की जनता ने ये पूछा, भाई सर, राजा जी, आपका तो पूरा पूरा अधिकार है, लेकिन हमारा आपके ऊपर क्या अधिकार है। इसमें हमें वो चाहिए, कोई लिखित दस्तावेज चाहिए। तो वहाँ के राजा ने मैग्ना कार्टा के रूप में उनको लिखित दस्तावेज दे दिया था वहाँ की जनता के लिए। इसको भी एक सीधी सीधी लाइन में अगर ऐसे भी कह बोल सकता हूँ कि ब्रिटेन के अंदर सन 1215 ईस्वी को मैग्ना कार्टा का लिखित दस्तावेज दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्ना कार्टा होता क्या है। हम इसके मतलब समझेंगे। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है, ध्यान रखना। अधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज। ये क्या कहा मैंने, अधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज। मैग्ना कार्टा का सीधा सीधा अर्थ यहाँ से ये निकल के आता है, अधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं ये मैग्ना कार्टा को मैं अगर दो भागों में बांटूँ तो इसमें दो शब्द निकल के आते हैं। पहला शब्द है मैग्ना, दूसरा है कार्टा। यदि मैं मैग्ना का अर्थ देखूँ तो यहाँ पर निकल के आता है ग्रेट, यानी कि महान। ठीक है, हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा, महान होगा। और कार्टा का अर्थ यहाँ पर निकल के आएगा चार्टर। ठीक है, तो इन दोनों को, ग्रेट और चार्टर को, दोनों शब्दों को मिलाने के बाद में यहाँ शब्द बनेगा महान चार्टर। अब मैं सीधे सीधा आपसे ये भी कह सकता हूँ कि मैग्ना कार्टा को हम महान चार्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं आपको तुरंत दे दूंगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए क्या आता है इसके अंदर। मैंने ब्रिटेन की बात की, यहाँ पर मैं अमेरिका की बात करूँगा। ठीक है, अमेरिका में देखो क्या होता है। अमेरिका सन 1787 ईस्वी में आज़ाद हुआ था, और तभी से वहाँ की जनता ने मूल अधिकारों की चर्चा हुई थी। यानी कि वहाँ की जो जनता है वो मूल अधिकारों की चर्चा करने लग गई थी। ठीक है, इसमें अगली कड़ी क्या आती है कि 1791 में पूर्णतः मूल अधिकारों को शामिल कर लिया गया था संविधान के अंदर। कहाँ के संविधान के अंदर, अमेरिका के संविधान के अंदर 1791 में मूल अधिकार को शामिल कर लिया गया था। और वहाँ के जो उसको नाम दिया गया था बिल ऑफ राइट्स। हिंदी में ऐसे बोल सकता हूँ, बिल ऑफ राइट्स के नाम से मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। ध्यान रखना, सीधे सीधे प्रश्न ऐसा ही आएगा। अगर किसी बढ़ती परीक्षा में जो प्रश्न आता है, सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, सीधा की सीधा, कि बिल ऑफ राइट्स के नाम से मूल अधिकारों को किस देश में जाना जाता है, तो आपका क्या आंसर निकल के आएगा, अमेरिका। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब मैं यहाँ बात करूँगा फ्रांस की। ठीक है, फ्रांस के देखिए, फ्रांस 1789 में 1789 में मानव एवं नागरिकों के लिए अधिकारों का घोषणा पत्र के नाम से मूल अधिकार शामिल किए गए थे। कहाँ पर भाई साहब, फ्रांस में। कब किए गए थे, 1789 के अंदर। इन मूल अधिकार को किस नाम से जाना गया था वहाँ पर, मानव एवं नागरिकों के लिए अधिकारों का घोषणा पत्र। ठीक है, आई बात समझ में। ध्यान रखना, इसके अंदर फ्रांस के अंदर एक और पॉइंट आता है कि फ्रांस में लुई 16वां
को फांसी इन्हीं अधिकारों के उल्लंघन के कारण दी गई थी, यानी कि उनकी जो हत्या की गई थी ना फांसी के रूप में देकर, वो इन्होंने वहाँ के जो मूल अधिकार थे उनका उनका उल्लंघन किया था, इसी वजह से उनकी हत्या की गई थी। अब आप ये भी कह रहे होंगे कि सर कि बात तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हो रही है, अब मैं अमेरिका की, फ्रांस की, ब्रिटेन की बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर? ये ध्यान रखना, मैं अभी अभी और केवल अभी मौलिक अधिकारों की चर्चा कर रहा हूँ यहाँ से। मौलिक अधिकारों की जैसे ही हमारी चर्चा क्लियर होती जाएगी, हम उसी तरीके से संविधान की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है? क्योंकि मौलिक अधिकारों की हम मांग तभी तो होगी जब हम किसी के सामने, हमारे सामने जो भी, देखिए आगे से मौलिक अधिकारों के इतिहास के बारे में तभी तो हम चर्चा कर सकते हैं जो हमारे सामने हुआ है, ठीक है? देखिए दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ब्रिटेन की, अमेरिका की, फ्रांस की बात क्यों की यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि भाई जब यहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी मौलिक अधिकारों की मांग करने की, तभी से इन्हीं को देखकर हमारे इंडिया में भी मांग उठने लगी थी, ठीक है? इसलिए मैंने इनकी यहाँ पर बात की है, क्योंकि ये इतिहास में आते हैं, ठीक है? आगे चलिए। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत के अंदर, ठीक है? भारत में मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए, क्योंकि अमेरिका के संविधान में पहली बार लिया गया था। ध्यान रखना इस चीज़ को, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है इस चीज़ में कि अमेरिका से संविधान में पहली बार लिया गया था, अमेरिका के संविधान में, यानी कि जो भारत, जो मौलिक अधिकार थे, वह कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें पहली बार किसी मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था? कहाँ का था वो? अमेरिका का था, ठीक है? इसी को देखकर हमारे भारत में भी मौलिक अधिकारों की मांग उठी और उनको संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है? इतना समझ में आया? अगला पॉइंट देखिए क्या कहते हैं। भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकारों को ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया था, ठीक है? ये बात समझ में आ गई। ये मैग्ना कार्टा का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर जो मूल अधिकार है उनको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है? आगे देखिए, मैं यहाँ पर एक और पॉइंट की बात करूँगा, नया पॉइंट और छोड़ूंगा मैं यहाँ पर, पॉलिटी, ठीक है? अब मैं इस पॉलिटी के बारे में समझाऊंगा आपको और बताऊंगा कि पॉलिटी क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है? देखिए, सबसे पहले मैंने एक शब्द लिया पोलिस, ठीक है? यह पोलिस ग्रीक भाषा का शब्द है। यह जो पोलिस शब्द है वो कहाँ का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है? ठीक है, आगे देखिए, इस पोलिस का क्या अर्थ होता है? शहर राज्य या फिर नगर राज्य, और इंग्लिश में मैं कह दूं तो सिटी स्टेट, ठीक है? अब इस पोलिस शब्द में से मैंने पोलिस शब्द का कॉमन ले लिया, ठीक है? तो मैंने पोलिस शब्द का कॉमन लेने के बाद में यह शब्द क्या बना? पॉलिटी, ठीक है? जिसका सीधे सीधे अर्थ होता है राज्य व्यवस्था। दूसरा शब्द लिया मैंने पॉलिटिकल साइंस, इसका सीधे सीधे अर्थ क्या होता है? राजनीति विज्ञान। और तीसरा शब्द लिया मैंने पॉलिटिक्स, इसका सीधा अर्थ क्या है? राजनीति। और यहाँ पर मैं एक और शब्द ले रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, जिसका अर्थ क्या होता है? संविधान, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही हम पढ़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये शब्द पूरा की पूरा मायने रखता है अपने आप में, ठीक है? राज्य व्यवस्था का सीधा सीधा अर्थ हुआ कि सरकार नियम कानून बनाएंगी तो वो क्या कहलाएगी? हमारी पॉलिटी कहलाएगी, ठीक है? जहाँ पर राजनीति के बारे में पढ़ाया जाए और शिक्षा दी जाए या उसके रिसर्च की जाए तो वहाँ क्या, वो क्या कहलाएगा? राजनीति विज्ञान कहलाएगी, यानी कि पॉलिटिकल साइंस कहलाएगी, ठीक है? और जिन चीज़ों का, यानी कि इन तथ्यों का, जो कि यहाँ से तथ्यों की खोज की जाती है साइंस के अंदर, ठीक है? इन तथ्यों का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? राजनीति के अंदर करेंगे, ठीक है? कहाँ करेंगे? राजनीति के अंदर करेंगे, यानी कि नेता प्रतिपक्ष और राजनेताएं जो भी आपस में व्यवहार करते हैं, ठीक है? कोई किसी को प्रहार वगैरह कोई क्या कर रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें पॉलिटिक कहलाती है, राजनीति कहलाती है, जैसे कि वर्तमान में जो चल रहा होगा, ठीक है? अगला शब्द आता है कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं, ठीक है? आगे देखिए, अब मैंने वैसे आपको पहले ये बता चुका हूँ कि राज्य के लिए 4 मुख्य तत्व जरूरी होते हैं, ठीक है? ये मैंने सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था और समझाया भी था। अब देखिए वो यहाँ काम कैसे आते हैं। राज्य कैसे बना? सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि राज्य कैसे बना? तो देखो, सबसे पहले क्या आई? जनसंख्या आई, यानी कि मेरी फर्स्ट स्टेप क्या थी?
जनसंख्या आ गई, ठीक है। जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो क्या बनेगा, एक निश्चित क्षेत्रफल बन जाएगा। क्या बनेगा, क्षेत्रफल बनेगा। ये क्षेत्रफल क्या बना, सेकंड स्टेप हुआ, ठीक है। जनसंख्या पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए क्या बनेगी, वहाँ पर सरकार बनेगी। भाई इतनी बड़ी जनसंख्या होने लग जाएगी तो उसको कोई ना कोई तो नियंत्रित करेगा, तो नियंत्रण कौन करेगा उस पर, सरकार बनेगी, सरकार करेगी। तो ये मेरा कौन सा हुआ, थर्ड स्टेप हुआ। ऊपर के तीनों चीज आई, यानी कि ऊपर की तीनों चीज कौन सी हो गई, जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार। ऊपर की तीनों चीज आई तो संप्रभुता आई, ठीक है। अब संप्रभुता का अर्थ क्या, यानी कि ये फोर्थ स्टेप है, इसका सीधा सीधा अर्थ होगा यानी एक राष्ट्र अपने बाहरी फैसले ले सके, बाहरी फैसले ले सके, यानी कि वो किसी का गुलाम नहीं है, अपनी मर्जी के अनुसार वह देश आचरण कर सकता है। इसी को हम क्या कह देते हैं, संप्रभुता कह देते हैं, ठीक है। देखो यह चारों स्टेप्स जहाँ होंगी वहाँ क्या बनेगा, राज्य बन जाएगा, ठीक है। हम वैसे हम पॉलिटी जब भी पढ़ते हैं तो किसी देश को या देश की सीमा के अंदर जो देश होता है हम उसको क्या कहते हैं, राज्य कह देते हैं, ठीक है। यहाँ राज्य से मतलब मेरा ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये मेरे एक स्टेट है भारत के अंदर की, ठीक है। मैं उसका नहीं समझा रहा हूँ यहाँ, उसको नहीं कहना चाह रहा। कहने का मतलब ये है, अगर कोई देश है तो हम उसको यहाँ राज्य कहेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि रूस, इसको भी क्या कहूँगा मैं, राज्य कहूँगा। कौन सा राज्य है ये, रूस। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि, यानी कि सभी देश, जितने भी देश हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे यहाँ राज्य कहलाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये पॉलिटी के अंदर कहलाते हैं। आगे देखिए, अब मैं एक एक शब्दों के बारे में बताऊंगा। जैसे कि पॉलिटी, जहाँ सरकार होगी तो वह कितने समय की, किस प्रकार की, संसदीय, राष्ट्रपतीय, अन्य की होगी, उसे हम पॉलिटी कह देते हैं। यानी कि सरकार का स्ट्रक्चर, जो संसद होगी तो नियम कानून भी बनाएंगे वो, तो ये सारी चीज़ क्या कहलाती है, पॉलिटी कहलाती है। समझ में आया। अब देखिए यहाँ दूसरा शब्द क्या आ जाता है, पॉलिटिकल साइंस। कौन सी व्यवस्था अच्छी, कौन सी व्यवस्था खराब है, इनके बारे में जानना या रिसर्च करना ही पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। ध्यान रखना, यानी कि अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, पॉलिटिकल साइंस कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया। आगे देखिए, मैं एक शब्द एक और है, पॉलिटिक्स। जहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का प्रयोग होगा वहाँ पर पॉलिटिक्स होगी, ठीक है। जैसे विज्ञान में ज्ञान होने पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी पॉलिटिक्स एक एक्सपेरिमेंट है। बहुत अच्छी समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, चौथा शब्द आया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था, लॉज यानी कि LOWS यानी कि लॉ, क्या है, कानून। व्यवस्थाओं का अर्थ सीधे सीधे क्या, किससे लेते हैं हम, लॉ से लेते हैं, यानी कि लॉ यानी कि कानून से लेते हैं, व्यवस्थाएं वही होती हैं, ठीक है। जहाँ व्यवस्था को चलाने के लिए नियम जरूरी होते हैं, उन नियमों को ही संविधान कहते हैं। आया समझ में, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। जहाँ व्यवस्थाओं को चलाने के लिए नियम जरूरी होते हैं, उन नियमों को ही संविधान कहते हैं, ठीक है जी। इस क्लास में इतना ही, आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।